हेलो बच्चों, मैं अमर बहादुर पटेल। आज हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षण करेंगे। आज का प्रकरण है भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन। भूमंडलीकृत विश्व जो पाठ है, यह सामाजिक विज्ञान विषय का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है और खासकर इतिहास खंड का तो बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। इस पाठ के माध्यम से हम वैश्वीकरण आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, यह पाठ समझने के लिए इसे हम टॉपिक वाइज समझाते हैं, जिसका पहला टॉपिक है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, जिसका अर्थ है अपने देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना। वैश्वीकरण के द्वारा कोई भी देश दूसरे देशों के साथ अपने व्यापार के दरवाजे खोल देता है, या यूँ कहे कि जैसे भारत चीन, अमेरिका, जापान जैसे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करता है। वहाँ के लोग यहाँ व्यापार करने आते हैं और यहाँ के लोग वहाँ व्यापार करने जाते हैं। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। वर्तमान दौर में मानव समाज वैश्विक स्तर पर एक दूसरे के अधिक निकट आ गए हैं। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए, उत्पीड़न या यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे। ये लोग अपनी यात्राओं में अनेक प्रकार की वस्तुएं, धन, मूल्य, मान्यताएं, कौशल, विचार और आविष्कार, यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते थे। वैश्वीकरण का उपयोग अर्थशास्त्रियों ने 1960 के दशक में सामाजिक विज्ञान में किया, किंतु 1990 के दशक से वैश्वीकरण की धारणा ज़्यादा लोकप्रिय हुई। बच्चों, वैश्वीकरण की संकल्पना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। भारत प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही हमारा परिवार है, का विचार अपनाती है। ईसा पूर्व से ही भारत अपने ज्ञान, विज्ञान, दर्शन तथा अति संपन्न अर्थव्यवस्था के कारण विश्वविख्यात रहा है। 2000 साल पहले विश्व के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 33% हिस्सा भारत का था तथा इसकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 70% थी। अति प्राचीन काल से ही भारत में निर्मित सामान विश्व के विभिन्न भागों से दूर दूर तक निर्यात किए जाते थे। बच्चों, वैश्वीकरण के बाद दूसरा टॉपिक है सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग। जैसा कि सबसे संबंधित है सिल्क या रेशम, उस समय रेशम बहुत महत्वपूर्ण था। इसको रेशम मार्ग क्यों कहा गया? क्योंकि इस मार्ग से एशिया, अमेरिका और यूरोप के कई देशों के साथ
रेशम का व्यापार होता था। रेशम मार्ग के बारे में इतिहासकारों ने कई रेशम मार्ग के बारे में बताया है। रेशम मार्ग जमीन और समुद्र दो थे। रेशम मार्ग के द्वारा एशिया को एशिया के देशों से, एशिया को यूरोप के देशों से तथा एशिया को उत्तरी अफ्रीका के देशों से जोड़ते थे। रेशम मार्ग के द्वारा मुख्यतः चीन में पैदा की जाने वाली सिल्क या रेशम को विश्व के अन्य देशों तक पहुंचाया जाता था। बच्चों, यहाँ यह बात जाननी जरूरी है कि उस समय चीन और भारत विश्व के सबसे ताकतवर देशों में थे, किंतु समय के साथ साथ एशिया का जो शक्तिकरण था वह परिवर्तित हो गया और विश्व का जो केंद्रीकरण हो गया शक्ति के रूप में, वह यूरोप की तरफ बढ़ गया। बच्चों, सिल्क मार्ग के द्वारा केवल सिल्क का ही व्यापार नहीं होता था। यह व्यापार मार्ग इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि इसके द्वारा भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले विश्व के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में ये व्यापारी सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया लाते थे। इस मार्ग के द्वारा व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे, किंतु कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म भी सिल्क मार्ग द्वारा विभिन्न देशों में फैला। बच्चों, दूसरा प्रमुख टॉपिक है भोजन की यात्रा। स्पैघेटी और आलू। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बो देते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ के साझा स्रोत भी यही है। स्पैघेटी और नूडल्स इसके उदाहरण हैं। माना जाता है नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पैघेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब व्यापारियों के साथ, अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी आए। कहा जाता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले
हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस अज्ञात द्वीपों में पहुंच गया, जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। बच्चों, यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है। यहाँ अमेरिका शब्द का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियाई द्वीप समूह से संबंधित है। सभी के सम्मिलित रूप को हम अमेरिका कहेंगे। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी इंडो अमेरिकन के पास आए। बच्चों, जब 1840 के दशक के मध्य में किसी कारण से आलू की फसल खराब हो गई तो आयरलैंड में लोग भूखमरी के शिकार हो गए। यहाँ यह बताते चलें कि आयरलैंड के लोगों का मुख्य भोजन आलू बन गया था। आलू उनके जीवनचर्या, उनके भोजन का सबसे प्रमुख स्रोत बन गया था। अगला टॉपिक है विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय व्यापारियों ने जहाज़ों से एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढा, वे पश्चिमी सागर को पार करके अमेरिका तक जा पहुंचे और पूर्व आधुनिक विश्व, जो बहुत छोटा सा दिखाई देने लगता था, इससे कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के चलते अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं शताब्दी से उसकी विशाल भूमि, बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली प्रमुख कीमती धातु चांदी ने यूरोप को बढ़ावा मिला संपदा के रूप में। पश्चिमी एशिया के साथ साथ चांदी के उत्पादन ने यूरोप के व्यापार को बढ़ाया। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश, बच्चों 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला आरंभ होता है। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू किया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार जो उन्होंने सबसे शक्तिशाली रूप में प्रयोग किया
वह था चेचक जैसी बीमारियां। चेचक जैसे बीमारियों के कीटाणु के द्वारा उन्होंने अमेरिकियों पर विजय हासिल की। आप कहेंगे कि चेचक जैसी बीमारी, और बीमारी कोई व्यक्ति तो है नहीं, किसी एक व्यक्ति के पास जाएगी, वह अमेरिकियों को ही क्यों प्रभावित की। आपको यह बताना चाहेंगे कि अमेरिका का लाखों वर्षों तक विश्व से संपर्क नहीं था, इसलिए अमेरिकी लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम थी, और जो आक्रांता थे, जो स्पेनिश थे, वे इस बीमारी से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार थे और रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी ज़्यादा थी। इसलिए इन बीमारियों के द्वारा वे अमेरिकियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके, और रोग प्रतिरोधक कम होने के कारण अमेरिकी लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हुए। बच्चों, कीटाणु वाली यह बीमारी अमेरिकी लोगों के लिए बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इससे पूरे के पूरे समुदाय को खत्म किया जा सका। घुसपैठियों ने इससे अपनी जीत का रास्ता आसान कर लिया। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव के तरीके थे। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इसी वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका आने लगे। 18वीं शताब्दी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी के काफी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था, किंतु 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिया और वह दुनिया से अलग थलग पड़ गया। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा और अब यूरोप ही विश्व व्यापार का केंद्र बन गया। बच्चों, अगला टॉपिक है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 तक। 19वीं शताब्दी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। पहला प्रवाह है व्यापार, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं, कपड़ों और गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित है। दूसरा प्रवाह था श्रम का प्रवाह। इसमें लोगों को काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। तीसरा प्रवाह है पूंजी, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में
निवेश कर दिया जाता था। इन तीनों प्रवाह के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। बच्चों, अगला टॉपिक है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। विश्व अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करना होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अठारहवीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। नतीजा, देश में भोजन की मांग बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ ब्रिटेन की सरकार ने भूस्वामियों के दबाव में कार्न लॉ जैसा कानून लाया। इस कानून के सहारे दूसरे देशों से आने वाला मक्का ब्रिटेन में नहीं पहुंच पाता था, जिससे वहां के लोग और भूखमरी के कगार पे आ गए। खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊंची होने लगी। इससे परेशान होकर ब्रिटेन की सरकार को पुनः कार्न लॉ को हटाना पड़ा। बच्चों, अगला टॉपिक है रिंडरपेस्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में फैलने वाला यह एक बहुत घातक बीमारी थी। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका के मवेशियों में बहुत तेजी के साथ फैली। इसे मवेशियों के प्लेग के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यह रोग इतना भयानक था कि अफ्रीका के लगभग 80 से 90% जानवर इस रोग से काल कवलित हो गए, मर गए। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि यहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी व कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता था। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सके। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास जमीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या जरूरत है। बच्चों, अगला टॉपिक है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अनुबंधित श्रमिक, जिन्हें गिरमिटिया कहा जाता था। गिरमिटिया क्यों कहा जाता था? भारतीय श्रमिकों को एक विशेष प्रकार के अनुबंध के द्वारा दूसरे देशों में ले जाया जाता था। इस अनुबंध को गिरमिट कहा जाता था, इसीलिए इन श्रमिकों को गिरमिटिया कहा गया।
भारत से अनुबंधित श्रमिकों को कैरिबियाई द्वीप समूह, गुआना, त्रिनाद, फिजी आदि देशों में ले जाया जाता था एक विशेष उपबंध के तहत, और वहाँ इन्हें नील, कॉफ़ी जैसी फसलों की खेती में श्रमिकों के रूप में कार्य कराए जाते थे। इन गिरमिटिया मजदूरों की दशा बहुत खराब थी। इनसे काम तो बहुत लिया जाता था, किंतु इन्हें मजदूरी बहुत कम मिलती थी। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगा। भारत के साथ साथ चीन के लाखों मजदूरों को भी बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। एक मिनट करो बच्चों, गिरमिटिया जो मजदूर थे, उनके कार्यों के, उनके ऊपर किए गए अत्याचारों को 19वीं सदी के नई दास प्रथा के रूप में देखा जाता है। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसे उम्मीद कर रहे थे, यहाँ वैसे हालात नहीं। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियाँ कठोर थी। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को ही थे। इसके बावजूद मजदूरों ने जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ लिए। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा दी जाती, बहुत कठोर सजा दी जाती थी। बहुतों ने अपने पुराने और संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्माभिव्यक्त को नए रूप में खोज लिया। त्रिनाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सव या मेले का रूप दिया जाता है, जिसे होशे कहा जाता था। इसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। बच्चों, इस प्रकार आज हमने भूमंडलीकृत विश्व के बनने के प्रकरण पर चर्चा की। आज हमने वैश्वीकरण, रिंडरपेस्ट, कार्ल लॉ जैसे टॉपिकों का शिक्षण किया। आशा करते हैं कि आपके समझ में